Hello everyone, I'm Kripa Shankar Pandey and you are watching Legal Narrative. As promised, we are here with list of labor law cases which are going to be immensely important for upcoming Allahabad University LLM entrance examination. You must understand the importance of labor law and international law in the Allahabad University LLM entrance examination. Some people may suggest you to skip these two papers or two subjects or to pay less attention to the same. But let me tell you the reality. आप जितना कम एफर्ट इन दोनों सब्जेक्ट में लगा करके और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, उतना आप किसी भी दूसरे पेपर में, किसी भी दूसरे सब्जेक्ट में अगर सिर भी पटक डालेंगे तो भी आप उतना गेन नहीं कर पाएंगे। इसमें बहुत ही लिमिटेड चीज़ें आपको पढ़नी हैं, जैसे कि हमने जो इसमें लेक्चर अपलोड कर दिए हैं उनको पढ़ना है, उनको ध्यान से सुनना है। हम MCQ जो प्रोवाइड करेंगे उनको सॉल्व करना है, उनको याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है, 5-6 बार 5-6 ID से देख लेना है। उसके बाद क्या होगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएंगी चीज़ें, और जब आपके दिमाग में एक बार छप जाती हैं चीज़ें ना, तो फिर आपको एग्ज़ाम ही नहीं कहीं पर भी उतार दिया जाए, अगर राजस्थान के मरुस्थल में भी उतार दिया जाए तो आप भूलोगे नहीं उस चीज़ को। ठीक है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये वीडियो में 2 हिस्से का होने जा रहा है। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन केस लॉज जो कि लेबर लॉ के बहुत ही सिग्निफिकेंट केस लॉज हैं, और दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरनेशनल केस लॉज जो कि लेबर लॉ का पूरा जो वो है ज्यूरिसडिक्शन है उसी को डिटरमाइन कर देते हैं। ठीक है। पहला होगा इंडियन केस लॉज का, दूसरा होगा हमारा इंटरनेशनल केस लॉज का। ठीक है। इसमें 2 पार्ट हैं। अब हम अपना शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। हमने केस लॉज के नाम के साथ साथ उनका ईयर और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हेल्ड हुई है ये बताने की इस वीडियो में कोशिश की है। इसके अलावा आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट केस पूछा जाएगा, इसमें क्या हेल्ड हुआ था ये बताना होगा, या कई बार पूछा जाएगा ये कुछ स्टेटमेंट दिया होगा, ये किस केस में हेल्ड हुआ है ये बताना होगा। कई बार ईयर वगैरह भी पूछ लेते हैं, और लेकिन ज़्यादातर नेट वगैरह के एग्ज़ाम में ईयर का वर्चस्व होता है, LLM एंट्रेंस में नहीं होता है। ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इंडियन केस लॉ से। ठीक है। तो पहला केस है अपना बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984। अब इस केस में कहा क्या गया था, या इस केस में क्या हेल्ड हुआ था? तो दिस केस dealt with bonded labor and led to the enforcement of the Bonded Labor System Abolition Act 1976। क्या किस चीज को के इन्फोर्समेंट की बात की इसने? बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976 की बात की। नंबर 2 केस है हमारा भारत फॉर्ज कंपनी लिमिटेड वर्सेस उत्तम मनोहर नकाटे। भारत फॉर्ज कंपनी लिमिटेड बनाम उत्तम मनोहर नकाटे 2005 का केस है ये। इस केस में इन दिस केस दिस केस एड्रेस्ड द इश्यू ऑफ कि कौन से इश्यू को इसने एड्रेस किया? रॉन्गफुल टर्मिनेशन एंड एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग द डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द वर्कर। कोई भी जो डिसिप्लिनरी एक्शन होता था उसके रिगार्डिंग इसने प्रिंसिपल को लेट डाउन किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला अपना जो केस है वो है एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा 1981 का केस है। हिंदी में बोलता हूं मैं, एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्जा 1981 का केस है। दिस केस चैलेंज्ड द डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस अगेंस्ट फीमेल फ्लाइट अटेंडेंट्स एंड कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इक्वलिटी इन एम्प्लॉयमेंट। ये जो केस था एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्जा, इस केस ने भारत में इक्वलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को क्या किया? बढ़ावा दिया, कंट्रीब्यूशन दिया उसमें। ठीक है। अगला केस हमारा आ जाता है यमार बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1962। मैं हिंदी में बोलता हूं, यमार बालाजी बनाम स्टेट ऑफ या मैसूर राज्य 1962 यानी 1962। ठीक है। ऑल्दो प्राइमरली अबाउट रिजर्वेशन, this case had significant implications
फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज इन इंडिया। अब ये केस ने क्या किया, अफर्मेटिव पॉलिसीज जो थी इंडिया में गवर्नमेंट की, उनके प्रोमिनेंस की बात की, ठीक है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात की। नेक्स्ट एंड 5th नंबर का अपना केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जगजीत सिंह, 2016 का केस है। इसको हम हिंदी में कहेंगे पंजाब राज्य बनाम जगजीत सिंह, 2016 का केस है। इस केस में क्या हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। किस पे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क पर रूलिंग किस केस में दी है सुप्रीम कोर्ट ने, ये इस वाले केस में दी है, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग द राइट्स ऑफ टेम्पोररी वर्कर्स, टेम्पोररी वर्कर्स जो थे उनके राइट्स को इस केस ने क्या किया है, मजबूत करने का काम किया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, डीके यादव वर्सेस जेएमए इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1993। हम इसको हिंदी में बोलते हैं डीके यादव बनाम जेएमए इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1993, ठीक है। दिस केस emphasized the need for a fair hearing before terminating an employee, reinforcing the principle of natural justice। इस केस ने नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स जो थे उनको क्या किया, रीइंफोर्स किया, उन पे और बल देने का काम किया है। किस केस ने, डीके यादव के केस ने। हमारा 7वें नंबर का इंडियन केस है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस फीमेल वर्कर्स मस्टर रोल 2000 का केस है ये। इस केस में क्या हुआ है, इस केस में द कोर्ट एक्सटेंडेड मैटरनिटी बेनिफिट टू फीमेल वर्कर्स ऑन ए मस्टर रोल इनहेंसिंग जेंडर इक्वलिटी इन वर्क प्लेस। इस केस में भी जेंडर इक्वलिटी को इनहेंस करने का काम, रीइंफोर्स करने का काम किया गया है, ठीक है। अगला इंडियन केस अपना है लेबर लॉ से रिलेटेड, सिंडिकेट बैंक वर्सेस जनरल सेक्रेटरी सिंडिकेट बैंक स्टाफ एसोसिएशन 2000। ये भी 2000 का केस है। सिंडिकेट बैंक बनाम जनरल सेक्रेटरी सिंडिकेट बैंक स्टाफ एसोसिएशन 2000 का केस है, ठीक है। इस केस में क्या कहा गया है था, तो दिस केस डिस्कस्ड द लेजिटिमेसी ऑफ स्ट्राइक्स एंड द रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस। इस केस में स्ट्राइक की लेजिटिमेसी को और ट्रेड यूनियन के फॉर्मेशन को और उसके रोल को डिस्कस किया गया था, ठीक है। और हम अपने अगले केस पे आ जाते हैं। अगला केस है अपना वर्कमेन ऑफ बालमेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस बालमेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड 1984 का ये केस है हमारा। इस केस में क्या हुआ था, इट डेल्ट विद द क्लोजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स एंड कंपेंसेशन टू वर्कर्स इन्फ्लुएंसिंग द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। ये क्लोजर से डील करता था, कंपेंसेशन से डील करता था, और इसने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से के जितने भी और मेन प्रोविजन थे उनको क्या किया, इसने इन्फ्लुएंस करने का काम किया है, ठीक है। अब अपने हम इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट यानी 10वें नंबर के केस पे हम पहुंच जाते हैं, जिसका नाम है हमारा सुरेंद्र कुमार वर्मा वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल कम लेबर कोड 1980 का केस है। इस केस में क्या हुआ है, दिस केस रीइंफोर्स द प्रिंसिपल दैट टर्मिनेशन ऑफ सर्विस मस्ट बी बैक्ड बाई सफिशिएंट रीजन एंड ड्यू प्रोसेस। ऐसे अपने जो एम्प्लॉयर है अपने विम्स एंड फैंसीज पर किसी के भी सर्विस को टर्मिनेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो दीज आर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन लेबर लॉ केसेस। अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं से बनेंगे, इनसे बाहर बनने की बहुत ही कम उम्मीद है। अब 2-4% तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है, वो पेपर से टर ही जाने। अब हम आगे बढ़ जाते हैं अपने इंटरनेशनल केस की तरफ। नाउ मूविंग टुवर्ड्स इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल केस लॉज ऑन लेबर लॉ, ठीक है। तो हमारा पहला केस है, नोट डाउन कीजिएगा, बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ इसको। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस मैक्सिको 2000। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस मैक्सिको, ईयर क्या है, 2000 है इसका। सॉरी। इस केस में क्या बोला गया है, दिस केस इन्वॉल्व्ड द एप्लीकेशन ऑफ ILO और कन्वेंशंस इन प्रोटेक्टिंग माइग्रेंट वर्कर्स राइट। इस केस में क्या किस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो कन्वेंशन था वो किसके राइट को प्रोटेक्ट करने का काम किया गया, उसके द्वारा
माइग्रेंट वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने का काम किया गया, ठीक है। और उसी से रिलेटेड जो केस था वो बात करता है। अगला इंटरनेशनल केस है नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रोलक्स, स्पेलिंग बोल देता हूं, ELECTROLUX वर्सेस ऑस्ट्रेलियन वर्कर्स यूनियन 2004 का केस है ये। इस केस में क्या हुआ, द हाई कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एड्रेस्ड इश्यूज रिलेटेड टू कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड एंटरप्राइज अग्रीमेंट। इस केस में ऑस्ट्रेलिया की हाई कोर्ट ने कलेक्टिव बार्गेनिंग और एंटरप्राइज अग्रीमेंट से रिलेटेड चीज़ों को डील किया था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस पे, जिसका नाम है वाइकिंग, VIKING, वाइकिंग लाइन ABP वर्सेस इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन 2007 का ये केस है। इस केस में क्या हेल्ड किया गया है तो ये यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस हेल्ड करती है। क्या हेल्ड करती है? यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस रूल्ड ऑन, किस चीज़ पे रूल किया है? द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द राइट्स टू स्ट्राइक एंड द फ्रीडम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट विद इन द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ इस चीज़ को कि ये रूलिंग किस चीज़ से रिलेट करती है, दो चीज़ों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को करती है, राइट टू स्ट्राइक के एंड फ्रीडम टू एस्टेब्लिश, फ्रीडम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट विद इन द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। चौथा केस है अपना, ये है लेवल ओन पार्टनर लिमिटेड वर्सेस सोनाक्षा, ये भी 2007 का केस है। इसमें क्या कहा गया है, ये भी यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का केस है। इसमें बात की गई है, इसमें इस चीज़ को एड्रेस किया गया है कि दो चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश की है। किस चीज़ को बैलेंस किया गया है? राइट ऑफ कलेक्टिव एक्शन एंड द फ्रीडम टू प्रोवाइड सर्विसेज। दो चीज़ें, नंबर फर्स्ट क्या है? राइट टू कलेक्टिव एक्शंस एंड द फ्रीडम टू प्रोवाइड सर्विसेज। नंबर 5 अपना केस है, केस नंबर 5 है NLRB वर्सेस जॉन्स एंड लॉन्टिन स्टील कॉर्पोरेशन 1937 का केस है। इस केस में कहाँ का केस है? ये यूएस का केस है। इन दिस केस द यूएस सुप्रीम कोर्ट अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ, किस चीज़ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी? द नेशनल लेबर रेगुलेशन एक्ट which protects the workers right to unionize, यूनियन बनाने का, एंड कलेक्टिव बार्गेन करने का और यूनियन बनाने के राइट को क्या करता है? प्रोटेक्ट किया गया इस केस के द्वारा, ठीक है। अगला अपना इंटरनेशनल केस है R वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक्स पार्टे स्मिथ 1996 का केस है। ये यूके का केस है। इस केस में क्या हुआ है? द यूके केस डिस्कस्ड द राइट्स ऑफ गे एंड लेस्बियन पर्सनल्स इन द मिलिट्री। अब जो मिलिट्री में गे और लेस्बियन लोग होते हैं उनके कंट्रीब्यूशन, उनके राइट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। कंट्रीब्यूटिंग टू बॉर्डर्स लेबर राइट्स एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल्स। ध्यान से सुनिए, वीडियो को आप बैक करके फिर देख सकते हैं। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिए। दिस यूके केस डिस्कस्ड द राइट्स ऑफ गे एंड लेस्बियन पर्सनल्स इन द मिलिट्री कंट्रीब्यूटिंग टू ब्रॉडर लेबर राइट्स एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल्स, ठीक है। अगला यानी 7वां केस अपना है, 7वें केस का नाम है हमारा ऑटो क्लेंज लिमिटेड वर्सेस बेल्चर 2011 का केस है। इन दिस केस द यूके सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन्ड द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ वर्कर्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ सेम कॉन्ट्रैक्ट। जो झूठा कॉन्ट्रैक्ट बना लिया जाता है उस चीज़ का क्या किया गया है? इसमें एग्जामिनेशन किया गया है। सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग लेबर लॉ रिगार्डिंग वर्कर्स क्लासिफिकेशन। इस केस में वर्कर के क्लासिफिकेशन को सिग्निफिकेंटली क्या किया गया है? इम्पैक्ट कर दिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट केस यानी 8th नंबर का केस अपना है वूलवर्थ्स नाउ ALD वर्सेस SDA 2015 का केस है। दिस केस वॉज एन इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलियन केस अबाउट इंटरप्राइज अग्रीमेंट। किस चीज से? इंटरप्राइज अग्रीमेंट एंड द रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस इन निगोशिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। फिर से बोल देता हूं इस चीज को। दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलियन केस
अबाउट एंटरप्राइज अग्रीमेंट्स एंड रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस इन निगोशिएटिंग एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। ठीक है। 9th नंबर का अपना केस है लॉपेज मेंडोज वर्सेस वेनेजुएला। लॉपेज मोंडेज वर्सेस वेनेजुएला 2004 का केस है। इस केस में क्या हुआ था कि द इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एड्रेस्ड अनजस्टिफाइड डिसमिसल एंड वर्कर्स राइट टू फेयर ट्रीटमेंट एंड ड्यू प्रोसेस। फेयर ट्रीटमेंट और ड्यू प्रोसेस की बात किस केस में की गई है? लोपेज मेंडोजा वर्सेस वेनेजुएला 2004 के केस में की गई। नेक्स्ट केस अपना आ जाता है जो कि लास्ट और अंतिम केस है, 10th नंबर का और अंतिम केस है। इस केस का नाम क्या है? नोट डाउन कीजिएगा। जेनस JANUS वर्सेस AFSCME 2018 का केस है। ठीक है। दिस वॉज अ क्रूशियल US सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दैट impacted public sector unions and the ability to collect, क्या किस चीज को कलेक्ट करने की एबिलिटी? द फीस फ्रॉम नॉन यूनियन मेंबर्स। ठीक है। यूनियन के मेंबर तो फीस दें, वो तो चलता है, लेकिन नॉन यूनियन मेंबर से भी फीस कलेक्ट करने का काम किसने किया है? इस केस ने इस बात को डिस्कस किया। तो माय फ्रेंड्स, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट केस लॉस थे जिन्होंने हमारे पूरे लेबर लॉ के डायनामिक्स को ही चेंज करके रख दिया और क्या किया? लेबर ज्यूरिस्प्रूडेंस को आगे बढ़ाया। और ये आपके एग्जाम के लिए भी उतने ही उपयोगी होने वाले हैं जितने कि ये लेबर्स और वर्कर्स के लिए थे। ठीक है। तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।